नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस पार्ट 3 पर हम स्टार्ट करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की सीमाएं या फिर लिमिटेशंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फर्स्ट पॉइंट इसमें आ जाएगा, इसमें केवल नकद लेन देनों को ही प्रकट किया जाता है। प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन फॉर कैश ट्रांजेक्शंस ओनली। पहले हमने पढ़ा कि उधार की कोई ट्रांजेक्शन इसमें नहीं लिखी जाती, केवल कैश की ट्रांजेक्शन्स होती हैं। सेकेंड वन इज़ डजंट शो रियल इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ द करंट अकाउंट। वर्तमान वर्ष की वास्तविक आय और व्यय को ये प्रकट नहीं करता। ऐसे में ये नहीं मालूम चलता कि इस साल हमको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। थर्ड पॉइंट है, दिस अकाउंट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द एक्रूअल बेसिस। ये खाता उपार्जन आधार या एक्रूअल बेसिस पर तैयार नहीं किया जाता। जो हमने पैसा कमा लिया हमको मिला नहीं, उसे यहाँ पर नहीं लिखा जाता है, उसे एक्रूअल बेसिस या उपार्जन आधार कहा जाता है। केवल इस अकाउंट में, क्योंकि कैश बुक से बना है, इसलिए इसमें वही चीज़ें लिखी जाएंगी जो हमें मिल चुका है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फोर्थ पॉइंट, इस खाते में संस्था की वित्तीय स्थिति का पता नहीं चलता। इट डज नॉट डिपिक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म्स। यहाँ पर हमारे को एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का पता नहीं चलता, क्योंकि कुछ एक ऐसी आइटम्स हैं जैसे कि डेटर्स की हम बात करें, क्रेडिटर्स की हम बात करें, ये वो व्यक्ति है जिनको या तो पैसा देना है या लेना है, वो यहाँ पर नहीं आती। ठीक है, इसी इनके बारे में हम लोग यहाँ पर नहीं शो करते। फिफ्थ पॉइंट हमारा आ जाएगा, इस यह वर्ष के लाभ हानि को प्रकट नहीं करता। डज नॉट टेल्स अस अबाउट सरप्लस और प्रॉफिट या डेफिसिट और लॉस। उसके बाद में सिक्स पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर हम जो नॉन कैश आइटम्स हैं उनको दिखाते नहीं हैं, इसलिए एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस का हमें पता नहीं पता चल पाएगा। सिक्स पॉइंट हमारा होता है, वर्ष के दौरान मात्र रोकड़ प्राप्ति और रोकड़ भुगतान का ही विवरण है। इट्स ओनली स्टेटमेंट शोइंग द कैश रिसिप्ट्स एंड द कैश पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर। इससे हमारे को ज़्यादातर यही मालूम चलता है कि इस साल हमें कितना कैश कहाँ से मिला और कहाँ पर हमने कितना कैश खर्च किया। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर आते हैं। ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही होता है एक तरीके से, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ही फीचर्स यहाँ पर सभी मेंशन हो जाएंगे। कुछ फीचर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है नाम मात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट। प्लस वन में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे अकाउंट्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वो होते हैं जिनमें कि प्रॉफिट्स या लॉसेस, एक्सपेंसेस या लॉसेस को, एक्सपेंसेस लॉसेस और इनकम एंड गेंस को लिखा जाता है। तो ये नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि एक साइड इसकी एक्सपेंडिचर होती है, एक साइड इनकी इनकम होती है। सेकंड पॉइंट है इसका प्रारंभिक व अंतिम शेष, ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, क्योंकि ये फर्स्ट अकाउंट होता है जो इंडिपेंडेंटली फाइनल अकाउंट में शुरू हो रहा होता है। यहाँ पर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते नहीं हैं, इसलिए ओपनिंग बैलेंस हमारे पास नहीं आता। थर्ड पॉइंट है खातों का शेष है, बैलेंस ऑफ एन अकाउंट। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि इस अकाउंट का जो बैलेंस आता है, जैसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, उसकी जगह शब्द यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं सरप्लस और डेफिसिट, जिसे कि आधिक्य और कमी कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट है इसमें लिखी जाने वाली मदों की प्रकृति, नेचर ऑफ द आइटम्स रिकॉर्डेड। जनरली हम लोगों ने जितने भी आइटम्स पढ़े अभी तक, उसमें ये देखा था कि कुछ एक आइटम छोटे अमाउंट की होती है, कुछ एक आइटम बहुत बड़े अमाउंट की होती है। जनरली जो छोटे मोटे रोज़ के खर्चों की आइटम होती हैं उन्हें हम रेवेन्यू आइटम्स या रेवेन्यू आयगत प्रकृति के आइटम कहते हैं। तो आयगत प्रकृति के आइटम यहाँ पर लिखे जाते हैं। पूंजीगत या कैपिटल नेचर की जो आइटम्स होती हैं उनको बैलेंस शीट में शो किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट हमारा है वर्तमान वर्ष की आय और व्यय, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ करंट ईयर ओनली। ये जो अकाउंट होता है, इस अकाउंट में हम केवल उसी साल के एक्सपेंसेस और उसी साल की इनकम को दिखाते हैं। पिछले प्रीवियस ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर की जो आइटम्स होती हैं, आने वाले वर्ष की जो आइटम होती है, उनको यहाँ पर नहीं दिखा जाता। समायोजन या एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं। फाइनल अकाउंट में जैसे एडजस्टमेंट की जाती थी वैसे यहाँ पर भी एडजस्टमेंट की जाती है, ताकि केवल उसी वर्ष की इनकम या एक्सपेंडिचर इसमें आए। सेवेंथ पॉइंट आएगा, इसके बाद स्थिति विवरण बनाया जाता है। बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर दिस अकाउंट। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। अब जब हम डिफरेंस को पढ़ेंगे उससे पहले एक लाइन में जरा दोनों का मीनिंग समझ लेते हैं। कैश बुक के बारे में प्लस वन में हमने पढ़ लिया, जो पैसा आया वो हम लिखते गए, जो पैसा गया वो हमने लिख लिया। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, ये हमने अभी पढ़ा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एक प्रकार की ये कैश फाइनल अकाउंट का पार्ट होता है जो कैश बुक से बनाया जाता है। इसमें हम वर्ष के अंत में इसे बनाते हैं, कैश बुक को देख करके बनाते हैं। चलो डिफरेंस शुरू करें। फर्स्ट पॉइंट है बेसिस या फिर आधार। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक के बेस पर बनाया जाता है वर्ष के अंत में। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश बुक। जबकि कैश बुक हमारी जो होती है, नकद प्राप्ति और नकद भुगतान जो होते हैं, जो भी कैश हमारी रिसिप्ट्स और पेमेंट होती हैं पूरे साल की, उसके आधार पर बनाया जाता है। प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। सेकंड पॉइंट है अवधि या फिर पीरियड। इट्स प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। लेखांकन अवधि के अंत में तैयार किया
जाता है। साल के आखिर में जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं वैसे ही बिल्कुल हम कैश बुक से इसको बनाते हैं। कैश बुक जो हमारी होती है इट्स प्रिपेयर्ड ऑन द डेली बेसिस, ये प्रतिदिन तैयार की जाती है। जैसे ही कोई कैश ट्रांजेक्शन हुई उसे इसमें लिख दिया जाता है। थर्ड पॉइंट हमारा डेबिट एंड क्रेडिट साइड। ये जो हमारी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होती है इसकी डेबिट साइड रिसिप्ट साइड होती है और क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होती है। जबकि हमारी कैश बुक जो होती है इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड्स होती हैं। डबल एंट्री सिस्टम हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दोहरी लेखा प्रणाली। तो यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है इसमें डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाता। इट्स नॉट एन पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर हम जर्नल और लेजर प्रिपेयर नहीं करते। कैश बुक हमारी जो है वो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट होता है, हमारी मेन बुक होती है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा खाता पृष्ठ संख्या का खाना या फिर लेजर फोलियो कॉलम। ये जो हमारी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है इसमें लेजर फोलियो का कॉलम नहीं होता। द कॉलम इज़ नॉट मेंटेन्ड हियर इन दिस अकाउंट। कारण ये होता है कि हम लोगों ने ना जर्नल बनाया है ना लेजर बनाया है, तो फिर लेजर अकाउंट का पेज नंबर फोलियो नंबर हम यहाँ पर नहीं लिखते। कैश बुक हम लिखते हैं क्योंकि यहाँ से फिर हमारे को अमाउंट जो होता है उसको लेजर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। सो दिस कॉलम इज़ प्रिपेयर्ड इन दिस अकाउंट। सिक्स पॉइंट हमारा है ऑर्गेनाइजेशन या फिर संस्थाएं। तो सीधी सी बात है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं और जो हमारी कैश बुक होती है वो सभी टाइप की कंपनीज बनाते हैं जो कि प्रॉफिट कमाना चाहती हैं। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं कि ये प्रॉफिट कमाने वाली संस्थाएं बनाती हैं। कैश बुक वैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाती हैं, तो उनके भी आप मेंशन कर सकते हो। सेवन्थ पॉइंट है अभिलेखा फिर रिकॉर्डिंग। यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली, ध्यान से समझे इस पॉइंट को। तो हमारी कैश बुक होती है, उस कैश बुक में क्या होता है कि जैसे 1 जनवरी को हमारे को हमने सैलरी पे की है, 1 फरवरी को सैलरी पे की, 1 मार्च को पे की, हर महीने की पहली तारीख को हम सैलरी पे कर रहे हैं या रेंट पे कर रहे हैं, तो उसकी अलग अलग एंट्री डेट वाइज होती है। तो यहाँ पर लेन देन जो है उन्हें तिथि क्रमानुसार लिखा जाता है, एंट्रीज आर रिकॉर्डेड डेट वाइज। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है हियर द एंट्रीज आर नॉट रिकॉर्डेड डेट वाइज, बिकॉज अगर हमने सैलरी मान लो साल में 12 बार दी, 12 महीने की तनख्वाह अगर हमने पे की है, सैलरी पे की है, तो फिर उनकी एक कंबाइंड एंट्री इकट्ठा हम लिख देंगे सैलरी। अगर जैसे साल में हर महीने हम 1000 रुपीज़ सैलरी के पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सैलरी 12,000 रुपीज़, पूरे साल की इकट्ठी लिख देते हैं, कंबाइंड एंट्री की जाती है। एट पॉइंट हमारा है एंट्रीज़। तो यहाँ पर दिया गया एंट्रीज़ आर रिकॉर्डेड इन द समराइज फॉर्म। अभी हमने डिस्कस किया कि साल में 12 बार एंट्री की तो हम एक ही बार लिखेंगे टोटल सैलरी इतनी पे की गई पूरे साल में। तो एंट्रीज़ आर रिकॉर्डेड इन समराइज फॉर्म। मदों का सारांशित रूप प्रस्तुत किया जाता है। मदे मतलब आइटम, सारांशित मतलब सारांश में, समरी फॉर्म में। कैश बुक की बात करें, यहाँ पर एवरी एंट्री इज रिकॉर्डेड सेपरेटली, हर एंट्री को अलग अलग लिखा जाता है। जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन हुई हमने उसको लिख लिया। नाइन्थ पॉइंट है उचित शीर्षक या प्रॉपर हेडिंग्स। तो यहाँ पर मदें जो होती हैं, आइटम्स हमारी जो होती हैं, उनको हेडिंग्स में बांट करके लिखा जाता है। हेडिंग अभी हमने डिस्कस किया, सैलरी हमने कितनी दी, रेंट हमने कितना दिया, वेजेस हमने कितनी दी, तो अलग अलग करके उसमें बांट के लिखेंगे। पूरे साल की अगर 12 बार वेजेस पे की हैं तो वेजेस को इकट्ठा लिखेंगे, एक हेडिंग बना देंगे। जबकि हमारी कैश बुक जो होती है उसमें डेट वाइज एंट्रीज़ को नहीं लिखा जाता। एंट्रीज़ आर रिकॉर्डेड, हाँ डेट वाइज एंट्रीज़ को लिखा जाता है, हेडिंग में क्लासीफाई करके नहीं लिखा जाता। 10th पॉइंट पर आते हैं, नेचर हमारा पॉइंट है। तो यहाँ पर दिया गया ये अंतिम खातों का भाग होता है। इट्स नेचर इज ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो ये फाइनल अकाउंट का पार्ट होता है हमारा, तो इसका नेचर फाइनल अकाउंट का होता है। जबकि हमारी कैश बुक जो होती है वो हमारी मेन बुक ऑफ अकाउंट्स होती है, मुख्य लेखक की पुस्तक होती है। नेक्स्ट डिफरेंस हम लोग करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिफरेंस। आय व्यय खाता इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, और हमारा जो नेक्स्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आ जाएगा उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से बनाया जाता है। तो ये बनाते हैं इसको सरप्लस या डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए, अधिक या कमी पता करने के लिए बनाते हैं। और लाभ हानि खाता जो बनाया जाता है वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जिसे हम शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि बोलते हैं, उसका पता लगाने के लिए बनाते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा है इंस्टीट्यूशन या फिर संस्थाएं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाया जाता है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या लाभ ना कमाने वाली संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है। जबकि लाभ हानि खाता या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर बाय द प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, लाभ कमाने वाली संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है। थर्ड पॉइंट हमारा है बेसिस या फिर आधार। तो यहाँ पर ये आधार इसका आप लोग मेंशन करेंगे कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते व अतिरिक्त सूचनाओं के आधार पर इसे तैयार किया जाता है। इट्स बेस्ड ऑन द इट्स
प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, उसके बेस पर हम इसको बनाते हैं, ठीक है। और ये जो बनाई जाती है हमारी कैश बुक किसके बेस पर, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस के बेस पर। ट्रायल बैलेंस हम लेते हैं वहाँ पर, और ट्रायल बैलेंस में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जिनको हम एडजस्टमेंट्स बोलते हैं, उसके बेस पर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात करें हम बैलेंस की या फिर शेष की, तो इसका जो बैलेंस होता है यह सरप्लस या डेफिसिट होता है, ठीक है, जिसे हम आधिक्य और कमी बोलते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस आता है वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लेजिस्लेशन। फिफ्थ पॉइंट, या फिर अधिनियम कौन सा लागू होता है। यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कंपनी अधिनियम कोई लागू नहीं होता, कोई अधिनियम लागू नहीं होता, डज नॉट फॉलो एनी एक्ट। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए हमारे को आज प्रेजेंट में जो है कंपनीज एक्ट 2013 इसके अनुसार इसको बनाते हैं, कंपनी अधिनियम के अनुसार इसे बनाया जाता है। सिक्स पॉइंट हमारा है प्रारंभिक मद या फिर ओपनिंग आइटम्स। इसमें कोई ओपनिंग आइटम नहीं होती क्योंकि ये स्टार्ट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से ही होता है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ बनता नहीं है। इट्स नॉट डज नॉट हैव ओपनिंग बैलेंस। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस लॉस आया होता है ट्रेडिंग अकाउंट से, उससे इसको बनाया जाता है। ओके।